तो स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर के सेशन में। तो आज हम लोग जीएस2 के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और आज का जो डेट है दैट इज 1 अप्रैल। तो दो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है। एक है आपका आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, और इंडियन सिनेमा के सर्टिफिकेशन में क्या क्या चेंजेस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। तो डिस्कशन हम लोग करेंगे आपके इंडिया के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब कोई भी आपने इन्वेंशन किया है तो उस इन्वेंशन के जो राइट्स है, जो इन्वेंटर है वो अपने पास रख सकता है। ठीक है, उसके कुछ राइट्स होते हैं। तो जो भी इन्वेंटर है उसको ग्रांट होता है पेटेंट्स। और पिछले साल ऐसा बताया गया है कि इंडिया में 1 लाख पेटेंट्स आपके ग्रांट, और सबसे ज्यादा जो ग्रांट हुए वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग में, और फिर बायोटेक्नोलॉजी में ग्रांट हुए। तो ये टॉप आपके ये जो 4 आपके फील्ड्स हैं यहाँ पे ग्रांट हुए, और सबसे ज्यादा ग्रांट हुए आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो अब बात तो करनी पड़ेगी कि भाई इतने सारे पेटेंट्स जो ग्रांट हो रहे हैं इंडिया में, कुछ तो आपके चेंजेस आए होंगे। क्या चेंजेस आए होंगे उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं इंडियन पेटेंट्स के ऊपर। जो एक्ट है उसका नाम है इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेटेंट एक्ट ऑफ 19। तो ये हमारा मेन एक्ट था और इसमें कई सारे हमको अमेंडमेंट्स करने पड़े। और सबसे पहला जो अमेंडमेंट करना पड़ा क्योंकि वर्ल्ड में एक एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया ने जिसका नाम था ट्रिप्स, TRIPS, जिसका फुल फॉर्म है आपका ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ आईपी। तो ये आपका ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये है आपका ट्रिप्स। तो ये ट्रिप्स एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो 1995 में साइन हुआ। तो अब क्योंकि इंडिया इसका सिग्नेटरी है तो इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ना इस एक्ट में। तो 1970 तक का तो पुराना एक्ट है, फिर इंडिया ने ये एग्रीमेंट साइन कर लिया, तो इसके वजह से काफी अमेंडमेंट हुए। तो 2005 का अमेंडमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और 2005 के आपके अमेंडमेंट में कई सारे आपके एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रिप्स आपका ऐड किया गया पेटेंट एक्ट ऑफ 1917 में, ताकि ये ट्रिप्स और ये दोनों आपस में अलाइन हो सके। तो केवल 2005 में नहीं, और भी आगे कई सारे आपके अमेंडमेंट्स होते हैं, कुछ रूल में चेंजेस होते हैं 2019, 2021, 2002, 2003, 2004। तो अलग अलग ईयर में अलग अलग ऐसे रूल्स में अमेंडमेंट किए जाते रहे, और धीरे धीरे ये पेटेंट जो लॉ है उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहे। तो अब इसमें कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चेंजेस आए, आपके कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चेंजेस आए 1970 के इस एक्ट में, जिससे हम देख सकते हैं कि इतने सारे पेटेंट्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये सारे चेंजेस के बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो सरकार के द्वारा कौन कौन से अमेंडमेंट्स किए गए हैं, इसको समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि पेटेंट्स होते क्या हैं। पेटेंट्स बेसिकली लीगल राइट्स होते हैं जो इन्वेंटर को, जिसने भी एक पर्टिकुलर इन्वेंशन किया होगा, ये लीगल राइट्स इस इन्वेंटर के होंगे जो कि गवर्नमेंट इसको ग्रांट करेगा। और इसकी वैलिडिटी अनलिमिटेड नहीं है, 20 साल की वैलिडिटी होती है। 20 साल तक इन्वेंटर की प्रॉपर्टी होगी ये जो आपके इसको कुछ राइट्स होंगे। जैसे जो भी इन्वेंशन इन्वेंटर का होगा उसका कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता बिना इसके परमिशन के, विदाउट द परमिशन ऑफ द इन्वेंटर। तो इसका जो यूज है, सेल है, और उसको बेचना, खरीदना, उसका यूज करना, ये सारा चीज जो होगा कंट्रोल्ड होगा। ठीक है, इस पर कंट्रोल होगा गवर्नमेंट का, और बिना ऑब्वियसली परमिशन ऑफ द इन्वेंटर के आप ये नहीं कर सकते। तो जो पेटेंट का जो ग्रांट होता है उसका एक लाइफ साइकिल उसको समझेंगे। सबसे पहले देखिए, वो डिटेल में तो नहीं, काफी ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमको समझनी है। सबसे पहले पेटेंट आपका एक समय होता है जब आप उसको अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ द पेटेंट। तो एप्लीकेशन होता है आपका। तो इसी एप्लीकेशन का एक दूसरा नाम भी है प्रायोरिटी डेट। प्रायोरिटी डेट कहते हैं इसको, प्रायोरिटी डेट भी कहते हैं। अच्छा, अब ये बेसिकली हम एप्लीकेशन डेट और प्रायोरिटी डेट एक ही मान सकते हैं। मान इसलिए सकते हैं, होता तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक्चुअली प्रायोरिटी डेट वो होता है कि एक ही पर्टिकुलर पेटेंट से रिलेटेड अगर आप दूसरी फाइलिंग्स भी करते हैं तो जो पहला जो फाइलिंग होती है उसको हम कहते हैं प्रायोरिटी डेट। लेटर से 1 मार्च को आपने पेटेंट फाइल किया, और उस पर्टिकुलर पेटेंट से रिलेटेड आपने एक और पेटेंट फाइल किया 29 मार्च को, तो प्रायोरिटी डेट क्या हो जाएगी? 1 मार्च हो जाएगी। 29 मार्च प्रायोरिटी डेट नहीं होगी। तो प्रायोरिटी डेट कह लीजिए या एप्लीकेशन की डेट कह लीजिए, वो एक ही होता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन करने के बाद कुछ समय तक पब्लिश करने से पहले कुछ समय लेना पड़ता है। कुछ समय बाद आपको एक रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन करना पड़ता है। रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये आपका प्रायोरिटी डेट और रिक्वेस्ट ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है, इसके बीच में कुछ ड्यूरेशन आपको देना पड़ता है। ठीक है, ये जो ड्यूरेशन है अमेंडमेंट के थ्रू, इसको बोलते हैं RTE, इसको बोलते हैं RFE, सॉरी, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।
तो आपका प्रायोरिटी डेट से रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन के बीच का जो ड्यूरेशन है वो पहले था 48 मंथ्स, वो 48 मंथ्स था, इसको कम कर दिया गया, 31 मंथ कर दिया गया है। ठीक है, तो अब कम समय में आपको पेटेंट मिलेगा। तो ये आपका पहला अमेंडमेंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटर की। अब मान लेते हैं एक कोई पेटेंट है, पेटेंट किसी ने फाइल किया, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति इस क्लेम कर सकता है कि भाई इस पेटेंट में मेरा भी एक कुछ योगदान था, तो ये क्लेम करने वाले व्यक्ति को सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटर देने का भी प्रावधान बनाया गया है। ठीक है, ये एक और अमेंडमेंट है। उसके बाद आपका एक एप्लीकेशन भरना होता है अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 के अंडर एक एप्लीकेशन भरना होता है, इस एप्लीकेशन कहते हैं फॉर्म 3। तो फॉर्म 3 में ये जानकारी दी जाती है कि आपका जो एप्लीकेंट है जिसने पेटेंट फाइल किया है, कौन कौन से अलग अलग कंट्रीज में और कितने पेटेंट्स वो अलग अलग टाइम पे फाइल करता है अलग अलग जगह। ठीक है, तो ये फॉर्म 3 में ये इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो अभी इस अमेंडमेंट के थ्रू कहा गया है कि ये जो फॉर्म जो 3 है ये केवल 2 बार ही भरना पड़ेगा, ओनली ट्वाइस। पहले ज्यादा बार भरना पड़ता था, अभी केवल 2 ही बार आपको ये फॉर्म 3 भरना पड़ेगा। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा इजी हो गया है। पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेस को और ज्यादा इजी बनाने के लिए किया गया है। इसके बाद प्रावधान बनाया गया है कि रिन्यूअल फीस आपको इन्वेंटर को देना पड़ता था, तो रिन्यूअल फीस में 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप ये जो फीस भर लेते हैं एडवांस में, अगर आप भरते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करते हैं, तो इस केस में 10% डिस्काउंट का भी प्रावधान बनाया। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका 5वां पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट सर्टिफिकेट, तीसरा पॉइंट यहाँ पे हमने फॉर्म 3, चौथा पॉइंट हमने देखा रिन्यूअल फीस के बारे में। 5वां पॉइंट बात करते हैं हम लोग SWP मतलब स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग पेटेंट। तो स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग पेटेंट भी भरना पड़ता है, लेकिन अभी ड्यूरेशन कर दिया गया है, दिस इज वंस इन 3 ईयर्स, 3 साल में एक बार ही इसको भरना पड़ेगा। तो ये सारे जितने भी हमारे अमेंडमेंट्स आए, हम देख सकते हैं कि पेपर वर्क काफी कम हो गया है, पेपर वर्क काफी कम हो गया है। और एक और चीज यहाँ पे हम बता सकते हैं कि कंट्रोलर को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दी गई है। जो पेटेंट का कंट्रोलर है उनको कुछ पावर हमें एक्स्ट्रा दी गई है, यानी कि ये अगर चाहें, मतलब कुछ एक्स्ट्रा पावर्स देने का मतलब है, मान लेते हैं कोई डिले होता है, कोई अगर डिले करता है तो डिले को माफ करने की पावर दी गई है। मतलब 6 मंथ तक, अगर 6 महीने का जो कोई अगर डिले करता है तो उसको एक्सक्यूज करने का भी पावर है किसके पास, कंट्रोलर के पास। तो इसके अलावा काफी सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं आपके ऑपोजिशन प्रोसीजर्स, पेटेंट के अगेंस्ट में ऑपोजिशन के कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, उन प्रोसीजर्स में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो ये सारे चेंजेस किए गए हैं इन पेटेंट एक्ट, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि हमारा जो पेटेंट का काम काफी ज्यादा इजी हो गया है और इस साल 1 लाख पेटेंट्स आपके ग्रांट किए गए हैं लोगों को। ठीक है, अब कुछ कन्वेंशंस की बात करते हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशंस। जैसे सबसे पहला है बर्न कन्वेंशन। तो बर्न कन्वेंशन है ये, दिस इज रिलेटेड टू कॉपीराइट्स। तो आपसे पूछा जाए कि कॉपीराइट्स से रिलेटेड कौन सा कन्वेंशन है, तो जवाब होगा बर्न कन्वेंशन। ठीक है, सेकेंड कन्वेंशन हम लोग बात करते हैं बुडापेस्ट कन्वेंशन। तो बुडापेस्ट कन्वेंशन में क्या बताया गया, या बुडापेस्ट ट्रीटी, बुडापेस्ट ट्रीटी में क्या बताया, तो बुडापेस्ट ट्रीटी इज अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बुडापेस्ट ट्रीटी के बाद थर्ड जो ट्रीटी है दैट इज पेरिस कन्वेंशन। पेरिस कन्वेंशन इज रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। और फाइनली आपका 4th नंबर पे हम बात करते हैं पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। एक पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी भी साइन किया गया। इट्स इंटरनेशनल ट्रीटी कि इंटरनेशनल पेटेंट्स अगर एप्लीकेट करना होगा किसी को, इंटरनेशनल पेटेंट्स अगर किसी को फाइल करना है तो उसके रिगार्डिंग आपका पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी भी साइन किया गया है। तो नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका इंडियन सिनेमा के ऊपर। इंडियन सिनेमा काफी ज्यादा फेमस है और क्योंकि आप करीबन 3000 फिल्म्स आपकी रिलीज होती है पर ईयर। हर साल 3000 के करीब फिल्म रिलीज होती है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। तो इंडियन सिनेमा के ऊपर आपका सिनेमाटोग्राफी सर्टिफिकेशन रूल्स है। तो इन रूल्स में भी आपका कुछ अमेंडमेंट किया गया है। उन अमेंडमेंट के बारे में भी हम लोग, सबसे पहला है हमारा जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है, फिल्म का जो सर्टिफिकेशन होता है, इस प्रोसेस को पूरा ऑनलाइन कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट है जो प्रोसेसिंग टाइम होता था सर्टिफिकेशन देने में, इस प्रोसेसिंग टाइम को भी काफी ज्यादा कम कर दिया गया है।
और ऐसे कुछ चेंजेस कहा गया है फिल्म मेकर्स को करने के लिए, ताकि आपकी एक्सेसिबिलिटी और डिसेबल्ड, जो आपके डिसेबल्ड है, स्पेशली आपके विजुअली डिसेबल्ड और आपके जो हियरिंग डिसेबल्ड है, तो इनके ये भी मूवीज को एक्सेस कर सके, मूवीज को एंजॉय कर सके, इसके लिए भी आपके स्पेशल स्क्रीनिंग और कुछ और चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई डिवाइस चाहिए इनको देखने के लिए, तो ये भी आपको फिल्म मेकर्स को ही मुहैया कराना पड़ेगा। तो इससे क्या बढ़ेगी, जो डिसेबल्ड है वो भी फिल्म का आनंद ले पाएंगे, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए भी कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं। देखिए, हमें पता है कि भाई फिल्मों में आपका यूए सर्टिफिकेशन होता है, यूनिवर्सल ऑडियंस। तो इस सर्टिफिकेशन को भी बाइफरकेट करके यूए 7+, मतलब 7 से ऊपर वाले बच्चों को, एक है आपका यूए 13+, आपका यूए 13+, 13 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, और एक है यूए 16+। तो ये सर्टिफिकेशन भी आपको प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। यानी कि यूए 16+, 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं देख सकते, 13+, 13 साल से कम की उम्र बच्चे नहीं देख सकते, और 7+, 7 से कम के बच्चे नहीं देख सकते। तो ये आपका यूनिवर्सल ऑडियंस का भी एक बाइफरकेशन किया गया है, आपका यूए 7+, 13+ और 16। एक और प्रोविजन ऐड किया गया है ऑफ प्रायोरिटी स्क्रीनिंग, यानी कि अगर किसी मूवी को अर्जेंट रिलीज कराना है तो प्रायोरिटी स्क्रीनिंग का ऑप्शन वो चूज कर सकता है, जिससे आपका जो स्क्रीनिंग और सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाए। अभी जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है, ऐसा कहा गया है कि इसकी जो वैलिडिटी इज परपेचुअल, मतलब इसको रिन्यू करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपको सर्टिफाई कर दिया गया है बाई आपका फिल्म कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के द्वारा, CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के द्वारा अगर सर्टिफिकेशन मिल गया है तो वो परपेचुअल है, हमेशा के लिए वैलिड रहेगा, उसको बार बार रिन्यू करने की जरूरत। अगर किसी मूवी को, तो फाइनल पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, अगर किसी मूवी को अगर हम टीवी में दिखाना चाहते हैं, तो टीवी में दिखाने के लिए आपको एक सर्टिफिकेशन चाहिए जिसका नाम होता है यूनिवर्सल पब्लिक एग्जीबिशन, UPE सर्टिफिकेशन। तो भाई यूनिवर्सल पब्लिक एग्जीबिशन, अगर ये सर्टिफिकेशन आपको प्राप्त करना है, तो कोई भी जैसे आपका मूवी है, तो उस मूवी को दोबारा री एडिट करना पड़ेगा और फिर इसको रीसर्टिफिकेशन के लिए भेजना पड़ेगा, रीसर्टिफिकेशन के लिए। तो कुछ ऐसे पोर्शन है, आपको हो सकता है मूवी में एडिट करना पड़े, और जब उसको रीसर्टिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा तो उसको मिलेगा यूनिवर्सल पब्लिक एग्जीबिशन, और ये सर्टिफिकेशन अगर मिल गया तब ये जो आपका मूवी है टीवी में ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है। इसी के साथ ही हम लोग ने समाप्त कर लिया GS2 का जितना भी मैटर था 1 अप्रैल के न्यूज में, एडिटोरियल का मैटर, वो सब हम लोगों ने यहाँ में डिस्कस करना कंप्लीट कर दिया है।